हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग 4 और 5 अप्रैल दोनों दिन की करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि अंदर कौन कौन सा टॉपिक हमको मिलने वाला है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो ऐप के बारे में। एक है सी विजिल ऐप, दूसरा है माई CGHS ऐप। अब ये दोनों न्यूज में क्यों बने हुए थे इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। एक रिपोर्ट है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, साथ ही इस रिपोर्ट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से लेसेंट रिपोर्ट आई है जीवन प्रत्याशा को लेकर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट भी जारी किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और यहां से जितने भी फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। भारतीय लॉरेल विच ये इन दिनों चर्चा केंद्र बना हुआ है, क्यों बना हुआ है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसमें क्या खास बात है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बनाता है, जो है छोटे छोटे टॉपिक से भी लेके और कथन कारण वाले प्रश्न भी बनते हैं। उसके बाद एक प्राधिकरण है जिसका नाम है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसको हम लोग कवर करेंगे। और अंत में जो आज के टॉपिक हैं वो हमारे साइंस एंड टेक से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जैसे प्रत्यूष टेलीस्कोप, अग्नि प्राइम, सैफिर सिम्पसन स्केल, ब्रिज ईंधन। ये सारे के सारे न्यूज में क्यों बने हुए थे इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूपी का एक एरिया है जिसको हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे जो गेहूं होता है उसे कठिया गेहूं के नाम से जानते हैं, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया है जिसका नाम है CAR-T यानी कि CAR-T सेल थेरेपी। तो अगर एग्जाम में आता है कि CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है, कैंसर से है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम में स्थित अहोम बिलम मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन यहां से हमको फैक्ट निकालना है। जैसे प्रधानमंत्री भी आजकल बहुत ज्यादा मंदिर में गए हैं, पिछले वर्ष से लेके अभी तक राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है। तो मंदिर जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अहोम बिलम मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो वन क्षेत्र है वहां पे स्थित है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है कि आपकी मंदिर में जाने के लिए जो है भारी संख्या में लोग आ रहे होंगे और अभी का जो वहां पे वर्तमान मौसम चल रहा है वहां पे जो है गर्मी के कारण जो है टाइगर हैं और भी जो जीव जंतु हैं वो सड़क पे चलते रहते हैं। तो कोई जो है मतलब कि नुकसान ना हो किसी को, इसके लिए वहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसलिए नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी चर्चा का केंद्र बना हुआ था, जिसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी के लिए किफायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से अधिक के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब 8000 मेगावाट से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक जो भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन शक्ति है उसको करना है। कब तक? वर्ष 2047 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने नौ परिवहन और व्यापार के लिए हिंद महासागर को अधिक सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। अपने समुद्री सुरक्षा अभियान के तहत के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी, ड्रोन रोधी और मिसाइल रोधी अभियान अभी वर्तमान में चला रखा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जर्मनी कैनाबिस जिसे हम लोग भांग कहते हैं के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व बैंक ने अप्रैल 2024 को जारी अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जिसका नाम है साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में स्थान बनाया है।
अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं सी विजिल ऐप ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि आम चुनाव 2024 की घोषणा के बाद शिकायत सी विजिल ऐप के माध्यम से अब तक 89,000 से अधिक उल्लंघनों की सूचना मिली है। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप लोगों के हाथ में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को चिन्हित करने का एक प्रभावी उपकरण बन गया है। तो सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? ये जो है चुनाव आयोग से है, भारत निर्वाचन आयोग से है। इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा। सी विजिल शब्द का अर्थ सतर्क नागरिक है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नागरिकों की सक्रिय और जिम्मेदारी भूमिका पर जोर देता है। 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इनमें से लगभग 89% शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर भी किया गया है। इसलिए सी विजिल ऐप जो है न्यूज में बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग माई सीजीएचएस ऐप ये क्या है? तो बता दें कि माई सीजीएचएस ऐप केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। अब इसे विकसित किसने किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश और एनआईसी स्वास्थ्य टीम की तकनीकी टीमों के द्वारा यह विकसित किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। अब ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज ये है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को मानव विकास संस्था और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ द्वारा तैयार किया गया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आईएलओ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पे है। ये देखिए, ऐसे ही प्रश्न जो है जनरेट होते हैं। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो कभी भी करंट में कोई भी ऐसा टॉपिक आए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिवीजन कर सकते हैं और देखिए कि कितना फैक्ट आपको याद है। बता दें कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कामकाजी उम्र की आबादी 2011 में 61% से बढ़कर 2021 में 64% हो गई है और 2036 में 65% तक होने का अनुमान है। अब ये जो कामकाजी उम्र है इसको क्या डिफाइन किया गया है? 15 से 59 आयु वर्ग के लोग जो होते हैं उन्हीं को भारत में कामकाजी उम्र के जो है बीच में गिना जाता है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल डेटा हैं इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा और अपने नोट में जरूर मेंशन करिएगा। वर्ष 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी जो है 82.9% है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है। अच्छा, आप लोग ये भी मेंशन करें कि जो युवाओं की जो एक उम्र सीमा होती है, भारत में जो युवाओं की उम्र सीमा है वो कितने से कितने वर्ष तक है, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सभी बेरोजगार लोगों के बीच शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है, जो 2000 में 54.2 से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में पुरुष की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। पुरुष जो है 62.2% बेरोजगार है और महिला 76.7% बेरोजगार है। भारत का बड़ा युवा कार्यबल एक जनसांख्यिकी लाभांश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके पास काम करने का कौशल नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 75% युवा संलग्न के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ है, यानी कि 75% ऐसे युवा हैं जिनको ईमेल भेजना भी नहीं आता है अगर कोई फाइल अटैच करने के लिए कह दिया जाए तो। 60% फाइलों को कॉपी और पेस्ट करने में असमर्थ है और 90% गणितीय सूत्र को स्प्रेडशीट में डालने में असमर्थ है। ये मतलब कि डेटा वाला जितना भी काम होता है ना, तो इस पॉइंट के साथ बताया गया है कि डेटा वाले काम में जो है लगभग जो है भारतीयों के पास जानकारी नहीं है। और ये जो डेटा लिया गया है ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं मेंशन किया है। तो जितने भी न्यूमेरिकल पॉइंट बताए गए हैं यहाँ पे भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के जो है उससे ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। खास तौर की 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी जो है 82.9% है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लेसेंट रिपोर्ट जीवन प्रत्याशा पे है। तो यहां पे न्यूज ये थी कि लेसेंट अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में लोग 1990 की तुलना में 2021 में
औसतन 6 साल से अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 8 साल बढ़ गई है। तो भारत में कितनी बढ़ी है? 8 साल बढ़ गई है। अच्छा, वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? अगर आपको पता है तो आप जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद शोधकर्ताओं ने पाया कि दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशनिया में 1990 और 2021 के मध्य जीवन प्रत्याशा में सबसे बड़ा शुद्ध लाभ हुआ है। कितना हुआ है? 8.3 वर्ष का हुआ है। कोविड-19 महामारी ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन और उप सहारा अफ्रीका को सबसे अधिक प्रभावित किया, जिससे 2021 में जीवन प्रत्याशा का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कहां पे हुआ है? लैटिन अमेरिका में हुआ है, कैरेबियन और उप सहारा अफ्रीका को जो है सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा का नुकसान झेलना पड़ा है कोविड-19 की वजह से। 1990 और 2021 के बीच 10.7 वर्षों का सुधार के साथ पूर्वी उप सहारा अफ्रीका में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक बढ़ी है। यानी कि पूर्वी उप सहारा अफ्रीका में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, वहीं उप सहारा अफ्रीका में जो है जीवन प्रत्याशा का नुकसान हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। और जो पूर्वी उप सहारा अफ्रीका में जीवन प्रत्याशा की जो वृद्धि हुई है उसका कारण है डायरिया संबंधी बीमारियों पर नियंत्रण करना। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। अब ये हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2022 में दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध अनुमानित 1.05 बिलियन मीट्रिक टन या फिर कह लें 19% भोजन जो है वो बर्बाद कर दिया है। ठीक है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक घरों और खाद्य सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुदरा और उपभोक्ता चरणों में भोजन की बर्बादी के स्तर की जांच करता है और इसे 2021 में लॉन्च किया गया है। यानी कहने का कुल अर्थ यह है कि 2022 में जितना पूरे विश्व का मतलब कि खाद्य भोजन है, जितना भी भोजन है उसका 19% तो केवल बर्बाद किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा जो है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2019 के अनुसार। और अगर जो है नंबर्स की बात आएगी तो 1.05 बिलियन मीट्रिक टन भोजन जो है बर्बाद किया गया है। इसका उद्देश्य स्थायी उपभोग और उत्पादन पैटर्न को लक्षित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 12.3 के साथ संरेखित करते हुए भोजन की बर्बादी को कम करने की दिशा में कार्रवाई को उत्प्रेरित करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करना और उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम करना है। जो ये रिपोर्ट निकाला जाता है उसके माध्यम से 2030 तक खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करना है, ये इनका टारगेट है। अब रिपोर्ट में जो कुछ न्यूमेरिकल डेटा आई हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे वैश्विक खाद्य अपशिष्ट ये कितना हुआ है? 2022 में उपलब्ध भोजन का 19% अर्थात 1.05 बिलियन टन जो है बर्बाद हुआ है। उसमें घरेलू योगदान कितना है? 631 मिलियन टन, यानी कि कुल खाद्य अपशिष्ट का 60% जो है वो घरेलू योगदान से बर्बाद हुआ है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी कितनी हुई है? तो प्रति व्यक्ति औसतन 79 किलोग्राम पर ईयर। ठीक है, इतना जो है भोजन बर्बाद किया जाता है। ये लो आप लोग मतलब कि लगभग 80 किलो पर मतलब कि प्रति वर्ष हम लोग जो है भोजन को बर्बाद करते हैं। ये डेटा जो है अपने आप में बहुत मतलब कि महत्व रखता है और इसीलिए अन्न की बर्बादी बहुत कम करना चाहिए। और अगर ऐसे फैक्ट आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में और एसे में भी मेंशन करते हैं तो आपका आंसर और एसे दोनों रिच होता है। तो ये डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे भारतीय लॉरेल वृक्ष ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोंडा रेड्डी जनजाति की मदद से अल्लेरी सीताराम राजू जिले के पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय लॉरेल पेड़ों में जमा पानी की
खोज की गई है, यानी कि ये एक पेड़ होता है जो कि गर्मियों में पानी को एकत्रित कर लेता है। तो वहां पे जो कोंडा रेड्डी जनजाति है उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी कि इसके पानी को अब निकाला जाए। तो ये आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो है वृक्षों की छाल से लगातार पानी की बौछार यहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय लॉरेल पेड़ जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टर्मिनालिया टोमेंटोसा, ये भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में 1000 मीटर तक सूखे और नम दोनों प्रकार के पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। इसकी छाल का उपयोग डायरिया के खिलाफ जो है औषधि के रूप में किया जाता है। इससे ऑक्जेलिक एसिड निकाला जा सकता है। छाल और विशेष रूप से फल से चमड़े को रंगने और काला करने के लिए पायरोगालोल और कैटेचोल प्राप्त होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में मुख्यतः पाए जाते हैं लॉरेल वृक्ष, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसको हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूज ये है कि भारत सरकार अपनी प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों को अपनाकर अगले 2 वर्षों में अपने समुद्री उत्पाद के निर्यात को $12 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। इसीलिए MPEDA ये जो है न्यूज में बना हुआ था। अब ये क्या है, भारत सरकार ने 2023-24 में 9.1 अरब डॉलर के समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान है। जलीय कृषि उत्पादन में विश्व में भारत दूसरा स्थान रखता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बता दें कि MPEDA जो है वो 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और 20 अप्रैल 1972 को यह क्रियाशील हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पे है, कोच्चि केरल में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रत्यूष टेलीस्कोप। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये सब टॉपिक जो है जो आगे आने वाले हैं साइंस एंड टेक के रूप में ये कवर करेंगे आपके एग्जाम में। तो न्यूज ये है कि खगोलविद चंद्रमा पर और उसके चारों ओर की कक्षा में उच्च रेजोल्यूशन वाली दूरबीनें टेलीस्कोप तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भारत की प्रत्यूष नामक दूरबीन भी शामिल है। प्रत्यूष टेलीस्कोप को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सक्रिय सहयोग से बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। प्रारंभ में इसरो प्रत्यूष को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। कुछ फाइनिंग ट्यूनिंग के बाद अंतरिक्ष एजेंसी इसे चंद्रमा की ओर लॉन्च करेगी और इसका उद्देश्य पहले सितारों और आकाशगंगाओं से संकेतों का पता लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे अग्नि प्राइम, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि भारत के सामरिक बल कमान ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO के सहयोग से अग्नि प्राइम नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। कहां से किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि अग्नि प्राइम की जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की है और इसमें अग्नि 4 और अग्नि 5 की तकनीकी प्रगति भी शामिल है। यह 2 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो सड़क पर चल सकती है और ट्रक के माध्यम से ये जो है ट्रांसफर भी की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, सैफिर सिम्पसन स्केल यानी कि SS स्केल क्या होता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि SS स्केल किसका पैमाना है या फिर किसको मापता है। तो बता दें कि न्यूज ये है कि हालिया प्रकाशन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान 309 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की हवा की गति तक पहुंच सकते हैं, जिससे पवन पैमाने में श्रेणी 6 को शामिल करना जरूरी हो गया है। यानी कि सैफिर सिम्पसन स्केल जो है वो हवा की गति से है, जो चक्रवाती तूफान होते हैं उनको ये मापता है। सैफिर सिम्पसन तूफान पवन स्केल 1 से 5 रेटिंग है, जो तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति पर आधारित है। यह पैमाना अन्य संभावित घातक खतरों जैसे तूफान, वर्षा, बाढ़ और बवंडर को ध्यान में नहीं रखता है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। SS स्केल में 5 श्रेणियां हैं। श्रेणी 5 में हवा की गति 252 किलोमीटर प्रति घंटा से
अधिक है। श्रेणी 5 के प्रभाव, जिनमें हवा, तूफान और वर्षा शामिल हैं, किसी भी संरचना को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग के कारण श्रेणी 6 यानी कि जो छठवां टाइप है इनका, चक्रवात को परिभाषित करना आवश्यक हो गया है और इसीलिए 309 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की हवा की गति के साथ सैफिर सिम्पसन विंड स्केल में एक काल्पनिक श्रेणी 6 को शामिल करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो अगर एग्जाम में आएगा कि सैफिर सिम्पसन स्केल जो है किसको मापता है, पवन को मापता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा। और इसमें 1 से लेकर 5 तक की श्रेणियां हैं। अब एक नई श्रेणी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि श्रेणी 6 का, जिसमें 309 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक के जो हवा की गति है उसका जो है यहाँ पे मतलब कि जो है उन हवाओं को, उन चक्रवातों को उसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं ब्रिज ईंधन। ये न्यूज में क्यों बना हुआ है और ये क्या है? तो प्राकृतिक गैस को अक्सर उन देशों के लिए ब्रिज ईंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है जो कोयले और तेल पर निर्भरता से दूर जाना चाहते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युतीकरण को अपनाने की दिशा में एक मध्यस्थ कदम के रूप में कार्य कर रहा है। बता दें कि ब्रिज ईंधन से तात्पर्य उस ईंधन से है जिसका उपयोग समाज को स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित करते समय न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ बिजली देने के लिए किया जाता है। दहन के दौरान कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को अक्सर ब्रिज ईंधन माना जाता है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन और एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन के साथ साथ ईथेन और प्रोपेन जैसे अन्य हाइड्रोकार्बन भी शामिल होते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। संभावित अशुद्धियों में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन भी शामिल होता है। तो ये हमने यहाँ पे कवर किया 4 और 5 अप्रैल के करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही कुछ जो है आप लोग के लिए एक न्यूज है कि पराक्रम हमारा बैच 2.0 जो है वो शुरू हो चुका है। उसमें भी 5 दिन बीत गए हैं, जिसमें आपको जीएस में पीटी के लिए 200 प्लस टॉपिक का जो है नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा और साथ ही हिंदी जो कि आपके आरओ यारो और पीसीएस दोनों में यूजफुल होंगे, उसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और अगर आपको हमारे पराक्रम बैच में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही बहुत जल्द हम लोग आप लोग के लिए जो है जीएस मेंस के जो 5 और 6 पेपर हैं यूपी में, खासतौर से यूपी स्पेशल से रिलेटेड, उसको भी लेकर एक हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। और साथ ही हमारा पीटी के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, जिसकी सूचना आप लोग को जल्द दी जाएगी। तो चलिए, अगर सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर मैंने बीच में कोई प्रश्न पूछा है आपसे तो उसका आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करें कि उसका आंसर क्या है। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।